मैं सीमा कुमार यादव, वरिष्ठ अध्यापिका सामाजिक विज्ञान, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय बालिका संस्कृत विद्यालय नवलपुरम जयपुर। आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय के लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 के संवाद नामक प्रकरण के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। आज हम देखेंगे कि जैसे हमने लोकतंत्र में देखा था कि लोकतंत्र में सत्ता का विभाजन किस प्रकार से किया गया था, सत्ता में साझेदार किस रूप में बनाया गया था, तो उसके जो स्वरूप थे वो क्या थे। तो उसका जो स्वरूप होता है वो संवाद होता है। तो आज हम देखेंगे कि संवाद क्या है। संवाद क्या होता है? शासन के विभिन्न रूपों के मध्य सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन ही संवाद कहलाता है। अर्थात शासन के विभिन्न रूप अर्थात केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य सत्ता को किस रूप में वितरित किया गया है, उनको किस रूप में विभाजन किया गया है, उनकी शक्तियों का किस रूप में उनको अलग अलग बांटा गया है, वो पूरा स्वरूप ही क्या कहलाता है? संवाद कहलाता है। पिछले अध्याय में हमने 2 उदाहरण देखे थे। एक देखा था बेल्जियम का और दूसरा हमने देखा था श्रीलंका का। तो बेल्जियम जो उदाहरण था उसमें हमने संघात्मक शासन व्यवस्था देखी थी और जो श्रीलंका जो उदाहरण था हमने वहाँ पे एकात्मक शासन व्यवस्था देखी थी। तो आज हम देखेंगे कि शासन के 2 रूप होते हैं। शासन के 2 रूप होते हैं। एक होता है संघीय शासन व्यवस्था और दूसरा होता है एकात्मक शासन व्यवस्था। जो संघात्मक शासन व्यवस्था होता है उसमें पूरी शक्तियों का विभाजन केंद्र और उसकी आनुषंगिक इकाई अर्थात उनके जो राज्य है, उनकी जो प्रांतीय इकाई है, उनमें विभाजित कर दिया जाता है। और जो एकात्मक शासन व्यवस्था होती है उसमें पूरे देश की संपूर्ण शक्तियां सिर्फ एक केंद्र सरकार के पास ही होती है और जो राज्य सरकार होती है वो उसके अधीन होकर कार्य करती है। आज हम देखेंगे कि इसके आगे कि संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। जो संघात्मक शासन व्यवस्था हम पढ़ रहे हैं उसकी एक सामान्य विशेषताएं क्या क्या होती हैं। हम इसकी पहली विशेषता देखेंगे सरकार। ये इसके जो स्तर होते हैं वो 2 स्तर होते हैं। जैसे हमने पहले ही पढ़ा था कि एक होता है केंद्र सरकार और एक होता है राज्य सरकार। तो यहाँ पे जिस भी देश में 2 स्तर होंगे सरकार के शासन व्यवस्था के, वहाँ पे संघात्मक शासन व्यवस्था पाई जाएगी। दूसरा है नागरिक समूह है एक और उनके अधिकार क्षेत्र अलग अलग। अर्थात हम दूसरा क्षेत्र देखते हैं कि जैसे पूरे देश की जो जनता है वो एक है लेकिन वो अलग अलग भागों में बटी हुई है। जैसे हम भारतीय भी हैं और हम राजस्थानी भी हैं। तो हमारे ऊपर जो शासन व्यवस्था चल रही है, हमारे ऊपर राजस्थान सरकार भी क्या करती है? शासन करती है। और हमारे ऊपर भारत सरकार भी क्या करती है? उनके नियम और उनकी योजनाएं भी हमारे ऊपर लागू होती है। इसलिए नागरिक समूह है तो हम एक ही है, लेकिन जो हमारा अधिकार क्षेत्र है वो अलग अलग होता है। जो तीसरा प्रकार है वो है सुदृढ़ संविधान। अर्थात हमारा जो संविधान है वो क्या है? सुदृढ़ रूप में बना हुआ है। और उन्होंने क्या किया है? राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जो अधिकार है, उनकी शक्तियां हैं, उनमें स्पष्ट रूप से क्या की गई है? वर्णित की गई है। चौथा हम देखते हैं मौलिक प्रावधान। अर्थात जो संविधान की जो सर्वोच्चता इसमें स्वीकार की गई है, इसमें केवल एक स्तर की सरकार अर्थात केंद्र सरकार ही जब चाहे तब संविधान में परिवर्तन नहीं कर सकती। इसके लिए उसी राज्य सरकार की भी पूरी परामर्श या परमिशन की क्या होती है? आवश्यकता होती है। चौथा हम देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय। अर्थात अगर किसी भी देश में संघात्मक शासन व्यवस्था होगी, वहाँ पे उस देश का जो सर्वोच्च न्यायालय होगा वो सबसे उत्कृष्ट होगा। अर्थात पूरे देश की जो शासन व्यवस्था है उसके जो भी नियम कायदे हैं वो उस सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार ही चलेंगे। 5वां हम देखते हैं वित्तीय स्वायत्ता। हम देख रहे हैं कि हम एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार है, लेकिन केंद्र सरकार को भी उसकी वित्तीय स्वायत्ता प्राप्त है और राज्य सरकार है उसको भी क्या है? वित्तीय स्वायत्ता प्राप्त है। केंद्र सरकार अर्थात हमारे यहाँ पे अगर हम भारत को उदाहरण ले तो हमारे ऊपर भारत सरकार भी क्या करती है? टैक्स लेती है। और इसके अलावा राज्य सरकार है वो भी टैक्स लेती है। राज्य सरकार के पास भी इनकम के अलग से स्रोत होते हैं और जो भारत सरकार होती है उसके पास भी इनकम के अलग से स्रोत होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं संघीय शासन व्यवस्था के उद्देश्य। हमने जो संघीय शासन व्यवस्था पढ़ रहे हैं उसके उद्देश्य क्या है? किस उद्देश्य से हमें संघात्मक शासन व्यवस्था की आवश्यकता है? तो इसका जो पहला है वो है देश की एकता और सुरक्षा। अर्थात हमारे देश में अगर केंद्र सरकार मजबूत रहेगी तो पूरे देश की जो सुरक्षा है, जो एकता है वो बनी रहेगी। और जो दूसरा हम इसका उद्देश्य देखते हैं वो क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। अर्थात हम देखते हैं कि ये राज्य सरकार जिस भी देश में संघात्मक शासन व्यवस्था होती है
उस देश में राज्य सरकार को भी पूरा महत्व दिया जाता है। इसलिए राज्य सरकार में जो प्रांतीय विविधता है, कोई भाषा है, जाति है, धर्म है, इसके आधार पर भी क्षेत्रीय संपूर्ण विविधताओं को क्या दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है। अब हम देखेंगे कि जो संघात्मक शासन व्यवस्था होती है वो दो तरीके से कार्य करती है। जो संघात्मक शासन व्यवस्था होती है वो दो तरीके से होती है। संघात्मक शासन व्यवस्था दो तरीके से कौन कौन सी होती है? एक तो होता है वो जिसमें क्या होता है कि जैसे एक दो या दो से अधिक स्वतंत्र देशों को एक समूह या एक इकाई मान लिया जाता है और उन इकाई को एक संघात्मक शासन व्यवस्था के रूप में क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। जैसे हम देखते हैं यूएसए कौन सा? जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इसमें केवल अमेरिका देश ही नहीं आता, इसमें कनाडा भी आता है, इसमें और जो अन्य अमेरिका के देश है, जो द्वीप समूह है, वो सभी भी इसमें क्या आते हैं, एक संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा हम इसका जो दूसरा प्रकार देखते हैं वो कौन सा है? यूएसए भी है, इसमें अमेरिका है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के आपने बारे में देखा होगा कि इसमें ऑस्ट्रेलिया भी आता है, तस्मानिया द्वीप समूह भी आता है, इसमें न्यूजीलैंड भी आता है। तो इन सभी तीनों देशों को या तीनों इकाइयों को मिलाकर क्या बनाया जाता है, एक संघ क्षेत्र बनाया जाता है। इसका जो दूसरा प्रकार हम देखते हैं वो है संघीय शासन व्यवस्था का जो दूसरा प्रकार है वो हम देख रहे हैं जो हमारे यहाँ पे भारत में पाया जाता है। जैसे हम देखेंगे कि एक स्वतंत्र राष्ट्र और उसके अन्य राज्य, उन सभी समूहों को मिलाकर एक संघात्मक शासन व्यवस्था बनाई जाती है, एक इकाई बनाई जाती है। जैसे हमारे यहाँ पे भारत में पाया जाता है कि भारत एक खुद स्वतंत्र राष्ट्र है और इसके जो अन्य राज्य हैं उन राज्यों को थोड़ी थोड़ी स्वायत्तता प्रदान करके एक संपूर्ण इकाई इसको बनाया गया है। तो ये अपने यहाँ पे भारत में पाया जाता है, बेल्जियम में पाया जाता है, स्पेन में पाया जाता है। ये सभी जो दोनों प्रकार है वो किसी भी रूप में क्या करते हैं, संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना में क्या करते हैं, मदद करते हैं। अब हम देखेंगे भारत में संघीय शासन व्यवस्था। अभी हम जो पढ़ रहे थे वो एक सामान्य विशेषता पढ़ रहे थे कि संघात्मक शासन व्यवस्था होती क्या है, इसका जो स्वरूप है, उसकी जो सामान्य विशेषताएं हैं वो क्या होती है। तो अब हम देखते हैं हमारे जो भारत देश है उसमें संघात्मक शासन व्यवस्था किस रूप में कार्य कर रही है। सबसे पहले हम भारत की अगर स्थिति के बारे में बात करें तो भारत क्या है, विविधताओं से भरा हुआ देश है और ये क्या है, सबसे विशाल श्रेणी में आ रहा है। और इसके साथ ही यहाँ पे विविधताएं, हर जाति, धर्म, भाषा, लिंग, सभी समूहों के क्या रहते हैं, यहाँ पे लोग रहते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो भारत जिस तरीके से आज़ाद हुआ था हम देखते हैं, हम मूवीज़ में देखते हैं, जैसे हम गद्दर में देखते हैं, गद्दर जो मूवी थी उसमें देखते हैं कि किस तरीके से हिंसा हुई थी। जिस समय देश आज़ाद हुआ था उस समय क्या परिस्थितियाँ थी, उस परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए क्या किया है, हमारे जो संविधान है उसमें संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया हुआ है। और जो हमारा आर्टिकल 1 है उस आर्टिकल 1 में क्या किया गया है, भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। कौन सा, कि उसमें कहा क्या गया है कि भारत अर्थात भारत क्या होगा, राज्यों का एक संघ होगा। क्या कहा गया है, भारत जो कि एक राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। अर्थात भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है और इसके जो अन्य राज्य है उन सभी को मिलाकर एक इकाई माना जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं संघीय व्यवस्था की, जो हमने वहाँ पे 7 विशेषताओं का जो अध्ययन किया था उन सामान्य विशेषताओं में हमारे भारत की क्या स्थिति पाई जाती है। जो हमारा पहला है वो देखते हैं हम, सत्ता का विभाजन। हमने देखा था सत्ता का विभाजन, अर्थात भारत में भी 2 प्रकार की यहाँ पे शासन व्यवस्था पाई जाती है। एक होता है केंद्र सरकार और एक होती है राज्य सरकार। जो केंद्र सरकार है वो पूरे देश की केंद्रीय स्थिति में रहती है, उसके आंतरिक और बाह्य दोनों मामलों में क्या करती है, केंद्र सरकार हस्तक्षेप करती है। और जो राज्य सरकार है वो स्थानीय मुद्दे, प्रांतीय मुद्दे, उन सभी पे क्या करती है, अपनी राय व्यक्त करती है, उन पे नियम कायदे बनाती है, निर्णय लेती है। इसके बाद अब हम इसका दूसरा प्रकार देखते हैं या दूसरी जो विशेषता देखते हैं वो है शक्तियों का विभाजन। और हमारे देश में हमारे जो संविधान है उसमें सबसे प्रमुख विशेषता के रूप में ये पाई जाती है। यहाँ पे 3 सूचियाँ बनाई गई हैं, अर्थात हमारे भारत की जो विभाजन है, शक्तियाँ हैं, उनको किस रूप में विभाजित किया गया है। तो 3 रूप में इसको विभाजित किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो संघ सूची है उसमें क्या है, उस पे जो कानून बनेगा, जो भी निर्णय लेगा वो केंद्र सरकार करेगी। जो राज्य सरकार है,
जो राज्य सूची है उस पर राज्य सरकार निर्णय लेगी, और जो समवर्ती सूची है उस पर कौन करेगा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों क्या करेंगे, उस पर कानून बनाने का अधिकार रखती है। जो संघ सूची है उसमें कौन कौन से मामले आएंगे, प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, जो भी बड़े या जो भी विस्तृत जो विषय आते हैं वो किस में शामिल किए जाते हैं, केंद्र सरकार में शामिल या संघ सूची में शामिल किए जाते हैं। प्रतिरक्षा, जैसे हम देखते हैं हमारे भारत की जो चारों तरफ की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसमें राज्यों का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। हमने कभी ये नहीं सुना होगा कि बिहार की सेना, राजस्थान की सेना, पंजाब की सेना, ऐसा नहीं सुना ना। तो वो क्या होता है कि केवल आर्मी, इंडियन आर्मी, हमने देखते हैं कि हमारे केवल भारतीय सेना ही होती है। उस पर विषय केवल क्या है, एक संपूर्ण देश की सिर्फ एक ही क्या होता है, विषय होता है। दूसरा जो हम देखते हैं राज्य सूची, इसमें पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई आदि व्यवस्थाओं को क्या किया जाता है, इसमें शामिल किया जाता है। जैसे हम देखते हैं पुलिस, तो पुलिस हम जो शासन व्यवस्था होती है आंतरिक मामलों में जो नियंत्रण रखती है, जैसे राजस्थान पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, बिहार पुलिस है, तो ये क्या है, एक प्रॉपर राज्य की क्या होती है, ये विषय क्षेत्र में आती है। तीसरा है समवर्ती सूची, जिसमें शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, इन सबको क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। और इस पे संघ सरकार अर्थात राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों क्या कर सकती हैं, कानून बना सकती है। लेकिन इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें जो अगर दोनों में बनाए हुए विषय पे कोई टकराहट उत्पन्न होती है तो इसमें केवल केंद्र सरकार के द्वारा बनाया हुआ कानून ही क्या होगा, मान्य होगा। फिर हम इसके आगे देखते हैं, भाई ये तीनों विषय में बांटने के बाद में कई बार क्या हो जाते हैं, कोई विषय बच जाते हैं, तो उन विषयों पर कानून कौन बनाएगा, तो उसके लिए भी क्या होती है, अवशिष्ट शक्तियाँ, क्या होती है, अवशिष्ट शक्तियों को क्या किया जाता है, इसमें शामिल किया जाता है, जिसमें कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर या साइबर जो अटैक होते हैं उन पर नियंत्रण कैसे रखा जाता है, ये सभी जो बच जाते हैं जो विषय, उन सभी को इसमें शामिल किया जाता है। और इस पर भी केंद्र सरकार ही कानून बनाती है। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा जो हम इसका विशेषता देखते हैं, भारत में प्रशासनिक इकाइयाँ सभी समान नहीं है। तो हम देखेंगे कि भारत में वर्तमान समय में तो इसमें परिवर्तन हो गया है, लेकिन हम इससे पीछे देखें तो हम 370 अनुच्छेद 370 के अनुसार जो जम्मू कश्मीर राज्य था वो उसको क्या दिया गया था, विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, क्योंकि उस वहाँ पे जो उस समय जो आज़ाद हुआ तो उसकी परिस्थितियाँ क्या थी, समान नहीं थी। लेकिन वर्तमान समय में अनुच्छेद 370 को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। फिर हम देखते हैं इसके बाद चौथा जो इसके विशेषता देखते हैं, सरकार के दोनों स्तरों की सहमति। अर्थात हम देखते हैं कि भाई अगर हम संविधान में परिवर्तन करना है, संविधान में संशोधन करना है, कुछ लागू करना है, कुछ हटाना है, तो इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की क्या ली जाएगी, सहमति ली जाएगी। ऐसा नहीं है कि केवल राज्य सरकार या केवल केंद्र सरकार ही क्या कर सकती है, इसमें परिवर्तन कर सकती है, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसके साथ इसमें क्या है, अकेले संसद इस व्यवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकती। ऐसे किसी भी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों में क्या होगा, 2/3 बहुमत से उस विधेयक को क्या कराना पड़ेगा, पास कराना पड़ेगा। फिर है इसमें देखते हैं हम न्यायपालिका का क्षेत्राधिकार। भाई हम देखते हैं कि अगर इसमें पहले वाली विशेषता में देखा था जो संघात्मक शासन व्यवस्था थी उसमें भी एक स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, तो ऐसा ही हमारे भारत में भी है। भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका क्या है, एक स्वतंत्र न्यायपालिका है, और ये पूरे देश पर जो भी घटनाएं घटती है उन सभी पे क्या करती है, ये नियंत्रण रखती है। और इसके साथ ही क्या करती है, केंद्र और राज्य के मध्य जो विवाद उत्पन्न होते हैं उन विवादों को भी ये सुलझाने का प्रयास करती है। इसके अलावा भी क्या है, भारत में कई संघीय इकाइयां हैं जिनको छोटे स्तर पर क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है, जो उनको उनके आकार के आधार पर क्या नहीं कर सकते थे, उनको किसी राज्य में शामिल नहीं कर सकते थे, इसलिए उन सभी को क्या कर दिया गया, एक संघ शासन, केंद्र के अधीन क्या है, संघ शासन उसको बना दिया गया। तो ये भी क्या है, भारत में एक विशेषता पाई जाती है। इसके आगे का जो अध्याय है, इसके जो आगे का जो पार्ट है वो हम अगले वीडियो में इसका अध्ययन करेंगे।